हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्निंग लेडर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर्स को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 33 दैट वाज स्टेट लेजिस्लेचर्स। इस चैप्टर्स के अंदर हमने बात की थी व्हाट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल क्या होता है, बाइकैमरल क्या होता है, किन किन स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स है, क्या होते हैं कंपोजिशंस ऑफ द बाइकैमरल हाउसेज यानी कि कॉन्स्टिट्यूट जहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। उनके कंपोजिशन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, किस तरीके से रीएडजस्टमेंट किया जाता है आफ्टर द ईच सेंसस के अलावा डिलिमिटेशन कमीशन कितने आए थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे। इसके बाद हमने बात की थी कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल, कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल्स क्या होती है, कितनी होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, किस तरीके से उनके इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर लास्ट में हमने बात की थी ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेज। वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका ड्यूरेशन कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो वो परमानेंट हाउस होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, जो 6 स्टेट में देखने को मिलती है हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ तक हमने बात की थी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक हमारा होने वाला है मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसकी मेंबरशिप्स क्या होती है। मेंबरशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो जो मेंबर्स हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, जहाँ पे बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज होते हैं स्टेट में उनके लिए। तो उनके जो मेंबर्स होते हैं एमएलए या एमएलसी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, सर्टेन क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई की गई है टू बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले ये क्या है, फर्स्टली वो क्या होना चाहिए, देश का सिटीज़न यानी कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। साथ ही साथ उसने सब्सक्राइब की होनी चाहिए, ओथ होनी चाहिए या तो अफर्मेशन लेनी चाहिए बिफोर द पर्सन एज प्रिस्क्राइब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए, मतलब देश का सिटीज़न होना चाहिए या फिर उसने ओथ या अफर्मेशन लेनी चाहिए उस पर्सन के सामने जो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेंगे उसके सामने। ये ओथ या अफर्मेशन लेंगे, उसके अंदर वो क्या कहेंगे, तो टू बियर द ट्रू फेथ इन द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन लड़ना चाहता है, और उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो काउंसिल के लिए 30 और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज एटलीस्ट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उसके पास अदर क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और उसी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने क्या किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसके अंदर सर्टेन क्वालिफिकेशन दिए। ये सारी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, रिमेंबर दिस थिंग्स। और अब जो क्वालिफिकेशन हम देखेंगे वो पार्लियामेंट ने क्या है, लॉ बनाया था 1951 में, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर की क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये लॉ के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है टू बिकम द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पहली चीज़, क्या पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टेड फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, कि भाई किसी भी पर्टिकुलर असेंबली का इलेक्शन तुम लड़ने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होने चाहिए, तुम मेंबर होने, यानी इन शॉर्ट उस स्टेट के मेंबर होने चाहिए हो। अब अदर स्टेट के मेंबर्स हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और दूसरे ही स्टेट, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हो, मेंबर हो महाराष्ट्र के, आपके पास मेंबर बोल सकते हैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, पर आप गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टेड हो सकता है, एलिजिबल है, वो पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा ही और शी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उस पर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता होना चाहिए। बट इसका मतलब कभी ये नहीं है कि ये जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं वो जनरल से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट उनके पास रिजर्वेशन के चांसेस भी होते हैं कि अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो इस पर भी लड़ सकते हैं, और जनरल पे तो उनके लिए ओपन होती है। सेम चीज़ें जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होता है और जॉब के अंदर होता है, सेम चीज़ें कॉन्सेप्ट है कि भाई हम OBC या SC ST से हैं तो हम उस पर्टिकुलर रिजर्वेशंस का यूज़ तो कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ हम जनरल सीट से भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ जॉब भी ले सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये है क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए थे, कुछ RP एक्ट ऑफ 1951 के अंदर मेंशन किए गए थे। जब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की, तो कोई भी मेंबर्स हैं
कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर्स है जिसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सर्टेन कंडीशन ऐसी लेट डाउन की गई है। क्या क्या है ये चीज़ कि पहली चीज़, इफ़ ही और शी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई और जॉब नहीं होनी चाहिए। कोई अनसाउंड माइंड का है, जो कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि कोई पागल है जिसके अंदर माइंड जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, और कोर्ट ने ये प्रूव किया है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उसने क्या किया है, कोई दिवालिया फूंक दिया, बैंकों के अंदर फ्रॉड किया है, तो भी उसे क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई है, उसने अपनी सिटीजनशिप को क्या है, ले ऑफ कर दिया है, तो भी क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और कोई भी पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया, उसके अंदर अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो भी क्या है, उसको मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसी के चलते पार्लियामेंट ने एक अपना जो लॉ है, लास्ट टाइम हमने जो क्वालिफिकेशंस के लिए लॉ पढ़ा, वही लॉ है आरपी एक्ट ऑफ 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। उसके अंदर कुछ और भी कंडीशन डाल दी कि भाई इन बेसिस के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये कंडीशन कौन कौन सी है? पहली चीज़, ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड द गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंस और द करप्ट प्रैक्टिसेस। भाई करप्ट प्रैक्टिसेस या डिफरेंट ऑफेंस के अंदर गिल्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो कोई भी ऐसे क्राइम के अंदर उसको गिल्टी करार कोर्ट ने नहीं दिया होना चाहिए जिसके लिए सज़ा एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर उसको सज़ा मिल जाती है किसी भी क्राइम को लेके, तो भी उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी आरपी एक्ट ऑफ 1951 के अंदर ही देखने को मिलता है। सेक्शन 8 बात करता है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा वो जो है, जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, तो उसे अपना अकाउंट वगैरह हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी होती है। अगर वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगेन, ही और शी मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और द सर्विस। भाई गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देती है, बहुत सारे ऐसे टेंडर्स वगैरह फाइल किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को जाते, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर किसी मेंबर्स का क्या है, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और वहाँ से क्या होगा, करप्शंस की चीज़ें निकल के आती है, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि ही और शी मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन और द डिसलॉयल्टी ऑफ द स्टेट। तो ये भी एक चीज़ें हैं डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड जो आरपीए के अंदर देखने को मिलता है 1951। साथ ही साथ ही और शी मस्ट नॉट बी a director or the managerial agent or not hold any office of the profit in a corporation in which the government has at least 25% शेयर। भाई गवर्नमेंट के पास 25% शेयर या उससे ज़्यादा भी परसेंट शेयर है, ऐसी कोई भी कॉरपोरेट में वो बड़े पोस्ट पे या छोटी पोस्ट पे भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, ये सारे क्राइम्स जो हैं इनको भी वो क्या है, फॉलो नहीं करता होना चाहिए। अगर वो फॉलो करता होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इसको डिस्क्वालीफाई करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास हो रहती है, तो गवर्नर के पास देखने को मिलती है। और कई बार गवर्नर जो क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन का भी ओपिनियन लेते हैं। तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेंगे, गवर्नर को ओपिनियन देंगे और गवर्नर क्या करेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे इन सभी ग्राउंड्स पे। ये ग्राउंड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए। बाकी कुछ ग्राउंड जो है वो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसके थ्रू ये सारे ग्राउंड्स हैं जो हमने बाद में डिस्कस किए। उसके बेस पे क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर को। ऑलराइट, इसी के साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। जब हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की थी, जो 10 शेड्यूल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑलराइट, जिसको क्या है 1985 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ऐड किया गया था 10 शेड्यूल में, जो क्या करता है, अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर, 4 ग्राउंड्स के ऊपर मेंबर जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। वो याद रखना एमपी के लिए भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी कॉमन है। आप जाके वो वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। और ये डिस्क्वालीफाई करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर लोकसभा के अंदर और चेयरमैन राज्यसभा के अंदर, सेम चीज़ें हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं ओथ और अफर्मेशंस की, तो सीधी सी बात है, कोई भी एमएलएज हैं वो अपनी ऑफिस में एंटर होने से पहले या लेजिस्लेचर्स के अंदर एंटर होने से पहले क्या करना होगा, उसे
अपनी ऑफिस के लिए ओथ लेनी होगी या अफर्मेशन लेनी होगी। ओथ फॉर बिलीवर्स हु बिलीव्स इन द गॉड, अफर्मेशन जो कि नास्तिक है, एथिस्ट है, उनके लिए अफर्मेशंस होती है। क्या बोलना होता है, सेम चीज़ें जो हमको सेंट्रल लेवल पे एमपीज बोलते हैं वही एमएलए स्टेट लेवल पे बोलते हैं। और प्रतिज्ञा लेते हैं टू बियर द ट्रू फेथ इन द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हीज और हर ऑफिस। जब तक कि मेंबर ये ओथ नहीं ले लेते हैं, वो ना ही मेंबर जो है वो मेंबर जो है ना ही वोट कर सकते हैं असेंबली के अंदर, ना ही प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, याद रखना। और कोई भी मेंबर बिना ओथ लिए अगर क्या करता है प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो दे आर लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ऑफ द सिटिंग और वोटिंग के अंदर, याद रखना। तो ये चीज़ें भी हैं, 500 का उनको फाइन भी पर डे का देना पड़ेगा अगर बिफोर ओथ और अफर्मेशन के वो अंदर एंटर हुए, डिबेट डिस्कशन किया, पार्टिसिपेशन किया और वोटिंग की तो। ऑलराइट, और इनकी सैलरीज अलाउंसेस हो गया, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो डिसाइड करते हैं भाई इन सब लोगों की एमएलएस की सैलरीज वगैरह क्या होगी, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वैकेंसी ऑफ द सीट्स की, तो वैकेंसी कब होती है सीट्स की, यानी एमएलएस की या फिर एमएलसीज की बात करें हम, तो वैकेंसीज कब देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, अगर कोई डबल मेंबरशिप लेके बैठा है तो उसे क्या करनी पड़ेगी, अपनी फर्स्ट मेंबरशिप है वो क्या करनी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी। अगर बोथ हाउसेस की सिमिलर साइमल्टेनियसली मेंबरशिप वो नहीं रख सकता है। डिसक्वालीफाई कर दिया किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, या कोई भी पार्लियामेंट ने ऐसे लॉज बनाए जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए उसको क्या है पनिशमेंट मिली, डिसक्वालीफाई कर दिया तो वैकेंसी हो जाएगी सीट की। इसके अलावा रेजिग्नेशन, अगर उसने क्या किया है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन को, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर को वो क्या कर सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है। कौन, एमएलए और एमएलसीज, तो भी क्या हो जाएगी, वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। अगर वो एब्सेंट रहता है कोई भी मेंबर बिना स्पीकर की इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन की इसके इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर 60 डे तक बिना परमिशन के वो एब्सेंट रहता है तो भी उसको क्या है, स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अदर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर वैकेंसी हो जाती है सीट्स की, तो वो वैकेंसीज केसेस क्या होते हैं कि भाई कोई इलेक्शन जो है किसी पर्टिकुलर मेंबर का इलेक्शन उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, तो भी वो वैकेंट हो जाएगी सीट, उसको हटा दिया जाएगा। अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया तो भी वैकेंसी हो जाएगी। अगर इफ़ ही और शी इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको अपनी एमएलए की सीट खाली करनी पड़ेगी। और इफ़ ही और शी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो भी उसे अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी और हमें असेंबली के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ हमें क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ओथ और अफर्मेशन और वैकेंसी इन द सीट्स किस किस सिचुएशंस में होती है वो हमने देखा। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो बात करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्या होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और किस तरीके से, जैसे कि सेंट्रल लेवल में हमने देखा था लोकसभा जो है उसके अंदर स्पीकर्स होते हैं, फिर उनके नीचे डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा देखने को मिलती है। वैसे ही राज्यसभा में हमने देखा था चेयरमैन होते हैं, फिर डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं और पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी देखने को मिलती है। सेम हमें स्टेट लेवल पर भी वही चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए हर एक हाउसेस के अंदर हमें क्या बोलते हैं, अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस की असेंबली की बात करें तो यहाँ स्पीकर होते हैं, उनको अगर वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, अपनी सीट को अपने ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। अगर वो भी एब्सेंट होते हैं तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होती है। ये सभी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। वैसे ही अगर लेजिस्लेटिव हम काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन काम करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वो काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनकी सभी की जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से क्या की जाती है, विड्रॉ की जाती है, जिसको क्या है जो वोटिंग के लिए हमें पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए वोटिंग, डिबेट, डिस्कशन जैसी चीज़ें नहीं होती, खास करके वोटिंग जैसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑलराइट, तो सेम कॉन्सेप्ट है जो सेंट्रल लेवल पे वही स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्पीकर एट द असेंबली, तो स्पीकर की बात करें, स्पीकर क्या करते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से क्या करती है, किया जाता है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। वो कब तक ऑफिस में रहते हैं, जनरली जब तक लाइफ ऑफ असेंबली यानी कि 5 साल तक की होती है लाइफ ऑफ असेंबली, तब तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। और पहले भी उनकी सीट जो है वो वैकेंट की जा सकती है। कब और कैसे, तो जब क्या करें अगर उनकी मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो अगर सीज हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, ऐसे स्पीकर जो हैं वो भी नहीं रहते, यानी कि वो मेंबर हैं इसीलिए वो स्पीकर है। अगर उनकी मेंबरशिप ही चली जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली से तो वो स्पीकर भी नहीं रह पाएंगे। वो अगर रिज़ाइन दे देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को
याद रखना, स्पीकर रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देते हैं। सेम चीज़ें हमने सेंट्रल लेवल पे भी पढ़ी थी जब हम लोकसभा की बात कर रहे थे, तब भी क्या होती है, वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर उनको क्या किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का भी थर्ड फ्लेवर इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो भी क्या किया जा सकता है, स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को भी हटाया जा सकता है। और ये जो इफेक्टिव मेजोरिटीज़ हैं इसके अंदर याद रखना 14 डेज़ का नोटिस देना होता है। ऑलराइट, तो 14 डेज़ का नोटिस देके फिर इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ करके स्पीकर को उनकी पोजीशन से हटाया भी जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, हम लोग ऑलरेडी एक स्पेसिफिक लेक्चर्स है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से स्पीकर की पोस्ट है उसको खाली भी किया जा सकता है। उनका काम क्या होता है स्पीकर का, तो सारा वही काम होता है जो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के स्पीकर का होता है, वही स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का काम होता है स्टेट लेवल पे। प्राइमरी और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी टू मेंटेन द ऑर्डर एंड द डेकोरम इन द असेंबली फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा फाइनल इंटरप्रेटर भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स के, वो एडजर्न कर सकते हैं, प्रोरोक वो एडजर्न कर सकते हैं, हाउसेस को एडजर्न साइनेडाई कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सीक्रेट सिटिंग भी बुला सकते हैं। मनी बिल जो है उसको मनी बिल डिक्लेयर करने की भी फाइनल अथॉरिटी स्पीकर के पास ही होती है। डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो भी उन्हीं का काम है ये। जो भी कमिटीज़ होती हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करना वो भी क्या है, इन्हीं का काम हमें देखने को मिलता है। और कुछ कमिटीज़ है जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है, उनके ये हम बोल सकते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे जो स्पीकर का काम है वही क्या है, स्टेट लेवल पे हम बोल सकते हैं स्पीकर का काम है। डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो भाई स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एमएलए ही होते हैं, नहीं मेंबर्स ही होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। इनका भी इलेक्शंस होता है, इनको इलेक्ट किया जाता है आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का इलेक्शन हो गया, फिर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शंस होता है। जब भी क्या होता है, स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, हाउस को प्रिजाइड करते हैं। और सेम ग्राउंड्स पे ये भी इनकी भी सीट है वो भी वैकेंट रह सकती है, यानी कि खाली रह सकती। कैसे भाई, वो मेंबर ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के, मेंबरशिप उनकी चली गई, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो उनकी जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो भी चली जाएगी। रेजिग्नेशन दे दिया स्पीकर को तो भी ख़त्म हो गया। अगर उनको क्या किया गया, इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ करके 14 दिन का नोटिस देके अगर हटा दिया गया तो भी उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती हैं। जब डेप्यूटी स्पीकर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं हाउस के अंदर या फिर उनकी सीट वैकेंट होती है, तब जब स्पीकर की सीट वैकेंट होती है या एब्सेंट होते हैं तब डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, उनका पूरा रोल परफॉर्म करते हैं और सारी पावर उनके पास देखने को मिलती है। और स्पीकर क्या करते हैं, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन या पैनल ऑफ द चेयरमैन जो हैं वो भी क्या है, अपॉइंट करते हैं। कौन, स्पीकर। कब, जब स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो तो ये जो पैनल सिलेक्ट की गई है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, इनमें से कोई ना कोई एक पर्सन क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं ऑफ द हाउस को। तो ये याद रखना, पहले स्पीकर, अगर वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, वो भी एब्सेंट है तो जो पैनल सिलेक्ट की गई है स्पीकर के द्वारा, इनमें से कोई एक बंदा क्या करता है, प्रिसाइड करता है ऑफ द हाउस। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करते हैं चेयरमैन की, ये दोनों कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देखने को मिलेंगे, जबकि ये दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। सेम फॉर्मूला हमें देखने को मिलती है। चेयरमैन भी क्या होता है, ये भी इलेक्ट किए जाते हैं काउंसिल। याद रखना, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाते हैं। बट स्टेट के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, यहाँ पे कोई ऐसा वाइस चेयरमैन या वाइस गवर्नर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के, वो क्या होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं। किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स ही होते हैं। उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द काउंसिल अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स। वो क्या करते हैं, 3 केसेस के अंदर उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। सेम अगर वो काउंसिल्स के मेंबर ही नहीं रहे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है, तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। रेजिग्नेशन दे दिया डेप्यूटी चेयरमैन को तो भी खाली हो जाएगी। और सेम इफेक्टिव मेजोरिटी से 14 दिन का नोटिस देके अगर उनको रिमूव कर दिया गया तो भी डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट जो है वो क्या है, खाली हो जाती है। याद रखना, एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी पावर एंड फंक्शन होती है चेयरमैन की काउंसिल के लिए, सेम जो स्पीकर की असेंबली के लिए, सेम चेयरमैन जो है वो काउंसिल के लिए सेम उसकी पावर हमें देखने को मिलती है, एक्सेप्ट 1 पावर। स्पीकर के पास जो है एक 1 पावर मोर होती है एज़ कम्पेयर टू चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। क्या कि ये मनी बिल का डिसाइड करता है, कभी मनी बिल, कोई भी बिल है वो मनी बिल है या नहीं, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, वो स्पीकर है। जबकि चेयरमैन है काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, तो वहाँ पे
चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मनी बिल डिसाइड कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन की, तो सेम बात है, चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। इनको भी अपनी ऑफिस से, इनकी भी ऑफिस जो है वैकेंट हो सकती है जब इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर इनकी मेंबरशिप चली जाती है, या फिर ये अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे देते हैं, या फिर इनको इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू 14 दिन का नोटिस देके रिमूव कर दिया जाता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो भी क्या है, उनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाती है। जब भी चेयरमैन की सीट जो है वैकेंट है या फिर एब्सेंट है चेयरमैन, तो डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रिजाइड करेंगे और तब उनके पास सारी पावर वही आ जाएगी जो चेयरमैन के पास होती है। और चेयरमैन क्या करते हैं, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन है वो भी नॉमिनेट करते हैं। अगर चेयरमैन भी नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो ये जो पैनल है इनमें से कोई एक पर्सन क्या करेगा, प्रिजाइड करेगा ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली देख सकते हो आप यहाँ पे। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का मैंने इमेज यहाँ पे लिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जो कि स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। ऑलराइट, देखिए इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, तो आता है सेशंस। सेशंस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सेम सेशंस होते हैं, याद रखना, जो सेंट्रल लेवल पे जो 3 सेशंस हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट आता है बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन। सेम चीज़ें हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलती है, फर्स्ट बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन। बट ये सेशंस के अंदर विद इन क्या है, सम टर्मिनोलॉजीज होती है जो समझना जरूरी है। ऑलरेडी हम सेंटर में भी जब देखा था, सेंटर या बोल सकते हैं सेंट्रल असेंबलीज़ की बात की थी हम लोगों ने, लेजिस्लेचर्स की बात की थी, यूनियन लेजिस्लेचर की, तब भी हमने बात की थी। सेम चीज़ें हमें स्टेट में भी देखने को मिलती है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है सम्मनिंग। तो याद रखना, सम्मन का मतलब क्या होता है, हाउस को बुलाना। और हाउस को बुलाने का काम जो है वो किसका है, स्टेट लेवल पे गवर्नर, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का था। तो गवर्नर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम सम्मन करते हैं ईच हाउसेस को। ईच हाउसेस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है। और तो क्या कर सकते हैं, गवर्नर है ना, सम्मन कर सकते हैं हाउसेस को, लेजिस्लेटिव असेंबली को भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और याद रखना, 2 सेशंस के बीच का गैप, यानी कि लेट से अगर ये बजट सेशन है और मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम 6 मंथ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई किया गया 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशन। इसका मतलब पूरे साल के अंदर एटलीस्ट 2 सेशंस तो होने ही चाहिए, जैसा सेंटर पे सेम कॉमन हमें स्टेट पे देखने को मिलता है। तो ये होता है सम्मन। किसके पास अथॉरिटी है, गवर्नर के पास, ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर। रिमेंबर, एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइनेड आई, ये अथॉरिटी किसके पास होती है, स्पीकर के पास होती है। स्पीकर क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को एडजर्न कर सकता है। एडजर्न का मतलब क्या होता है कि भाई टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए क्या करना, सिटिंग को सस्पेंड करना। ये सिटिंग आपको देखने को मिल रही है, इसको टेम्पररी टाइम के लिए, वो टेम्पररी टाइम हावर्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, तो उसको सस्पेंड कर देना, उसको बुलाया जाता है एडजर्नमेंट। कौन करता है, स्पीकर करता है। एडजर्नमेंट साइनेड आई भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट, साइनेड आई। तो साइनेड आई के अंदर क्या होता है, वो स्पेसिंग जो है ना इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या है, सिटिंग जो है उसको एडजर्न कर दिया जाता है, यानी कि साइड कर दिया जाता है अनडेफिनेट के लिए। तो डेफिनेट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जब किया जाता है, स्पीकर करता है, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। जब कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि भाई वापस कब मिलेंगे, वो चीज़ें फिक्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजर्नमेंट साइनेड आई। दोनों कौन करता है, स्पीकर करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। फिर आता है थर्ड, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशंस क्या होता है, प्रोरोगेशंस की बात करते तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल के अंदर चेयरमैन होते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं द हाउस एडजर्नमेंट साइनेड आई व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। के अंदर जो गवर्नर्स होते हैं, ये भी गवर्नर कर रहा था समन भी, और प्रोरोग भी कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा। समन करना यानी कि सेशंस को बुलाना, प्रोरोग करना यानी कि पूरे सेशन को टर्मिनेट करना, और वो कौन करता है, दोनों ही गवर्नर करते हैं। इन बिटवीन सिटिंग को क्या करना, सस्पेंड करना, तो वो एडजर्नमेंट स्पीकर का काम होता है। तो टर्मिनेट करना होता है, उसी को बोला जाता है प्रोरोगेशंस। जैसे ही क्या होता है, सेशंस को एडजर्न साइनेड आई करते हैं कौन, स्पीकर। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर गवर्नर क्या करते हैं, पूरे सेशंस को प्रोरोग कर देते हैं। प्रोरोग करने से क्या होता है, पूरा सेशंस ही हाउस का टर्मिनेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो वापस से गवर्नर क्या करेंगे, समन करेंगे हाउस को। तो प्रोरोगेशन कौन करता है, गवर्नर। होता क्या है, इसमें पूरा सेशन है, जो 3 सेशन होते हैं ना, पूरा सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी कौन करता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, डिसोल्यूशंस का काम जो है वो भी हमें गवर्नर का ही देखने को मिलता है। स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है। डिसोल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि देखिए, हमको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, तो उसका डिसोल्यूशन जैसा कुछ होता नहीं, जैसे कि राज्यसभा का नहीं होता है। बट जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो उसका क्या होता है, हर 5 ईयर्स के अंदर डिसोल्यूशन होता है। 5 साल से पहले भी किया जा सकता है, जब किसी के पास कोई पर्टिकुलर
पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तब 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। जैसे ही क्या है, जैसे डिसोल्यूशंस हमें गवर्नर्स के द्वारा देखने को मिलता है, तो पूरा जो हाउस के जितने भी बिजनेस होते हैं, रिजोल्यूशन बिल्स होते हैं, उसमें से मेजोरिटी चीज़ें क्या होती है? लैप्स हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है, एक्सेप्ट सम बिल्स। वो बिल कौन कौन से होते हैं जो डिसोल्यूशंस के बाद भी क्या है, लैप्स नहीं होते? तो 2 टाइप के बिल होते हैं, याद रखना है हमें। पहला चीज़ क्या है? कोई भी ऐसा बिल है जो पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बट नॉट पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में पास भी नहीं किया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी अभी क्या है, ये पेंडिंग है, यानी कि पास तो नहीं हुआ है। तो ऐसे बिल जो हैं वो क्या होते हैं? लैप्स नहीं होते हैं, याद रखना। दूसरे ऐसे बिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी पास हो चुके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी पास हो चुके हैं, सिर्फ गवर्नर के एसेंट बाकी है, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, याद रखना। और अगर जब हम सेंटर की बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं। ये 2 बिल तो लैप्स नहीं होते हैं, खाली यहाँ पे क्या है, लोकसभा आ जाती है और यहाँ पे राज्यसभा आ जाती है, बस सेंटर में यही फ़र्क है। तीसरा बिल क्या होता है? जिसके लिए गवर्नर ने पहले से ही डिसॉल्व होने से पहले ही हाउस के जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी होती है, वो भी बिल क्या है, डिसॉल्व नहीं होते हैं अपॉन द लैप्स नहीं होते हैं अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेज। सेंटर में ये 3 होते हैं, स्टेट के अंदर ये 2 होते हैं। कौन कौन से? बाकी सारे बिल क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट ये 2 स्टेट लेवल पे। जिस पहली तो चीज़ क्या है, पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास नहीं हुए, यानी कि इन शॉर्ट दोनों के अंदर ही पेंडिंग है, पास नहीं हुए। ऐसे बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या है, पास हो चुके, काउंसिल में पास हो चुके, गवर्नर के एसेंट बाकी, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होते। बाकी सारे जो बिल हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हम जब कोरम की बात करते हैं, कोरम का मतलब क्या है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 10 मेंबर, या तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेज होंगे, तभी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन वो क्या करेंगे, हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उसी मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज नोन एज द कोरम। कितना होता है? 1/10 यानी कि 10%, या फिर याद रखना इसमें 10 मेंबर्स भी होते हैं। 10 मेंबर जैसा कॉन्सेप्ट कुछ लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं है, पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये 10 मेंबर का कॉन्सेप्ट है। या तो 10 मेंबर्स या 1/10 या उससे ज़्यादा होंगे तो ही क्या है, स्पीकर या चेयरमैन है वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, उसी को बोला जाता है कोरम। फिर आता है वोटिंग इन द हाउस। तो वोटिंग इन द हाउस जो है हमें देखने को मिलती है नॉर्मली क्या है, कोई भी बिल, मोशन, रिजोल्यूशन को पास करने के लिए रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल एमएलए हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वोट कर सकते हैं। एमएलसी है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही वोट कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाती है। सिंपल मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी। ज़्यादातर बिजनेस इसी से हो जाते हैं, बट कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर समथिंग ऐसी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करवाना होता है और कुछ इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू भी पास करवाना होता है। स्पीकर जो है वो इनिशियली क्या है, वोट नहीं करते हैं। सेम चेयरमैन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं करते। जब इन केस ऑफ अ टाई तो कास्टिंग वोट देखने को मिलता है, बोथ स्पीकर का भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या फिर चेयरमैन का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो ये होती है वोटिंग इन द हाउस। फिर लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और द स्टेट हिंदी और द इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन से डिक्लेयर किया ऑफिशियल, याद रखना। नेशनल लैंग्वेज हमारी एक भी नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेंटर की है हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, और कुछ ड्यूरेशंस के लिए इंग्लिश को भी बात की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के थ्रू। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। जबकि हम बात करें जब स्टेट की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मेंबर को अलाउ भी कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग के अंदर भी अपने लेक्चर, भाषण देने हैं तो वो दे सकते हैं। ऐसा बोला गया था इनिशियली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि क्या किया जाएगा, ये जो हिंदी तो हम लेके चलेंगे और इंग्लिश जो है उसको आने वाले 15 सालों तक आगे लेके चलेंगे। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 15 साल यानी कि 1965 तक क्या करेंगे, इंग्लिश को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। तो यानी 1965 तक लेके चलेंगे। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, जिसमें ये जो 15 साल की लिमिट है वो 15 नहीं है जबकि 25 है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, जहाँ पे ये 40 ईयर्स भी लिमिट रखी गई थी। तो असेंबली की लैंग्वेज क्या होगी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। कुछ स्टेट के लिए ये मेजोरिटी स्टेट के लिए 15 साल थी, कुछ के लिए 25 और कुछ के लिए 40 भी रख रखी है। तो ये क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ द
असेंबली के भाई किस तरीके से बात करने वाले असेंबली के अंदर ये लोग। इसके बाद कुछ राइट्स की बात करें, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी एंड द एडवोकेट जनरल। देखिए एडवोकेट जनरल का राइट क्या है कि वो मेंबर ऑफ, पहली तो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, ये वकील होता है, हम बोल सकते हैं। कौन? एडवोकेट जनरल। जैसे कि अटर्नी जनरल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं, ऑफिशियल लॉ ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वकील होते हैं। इनके पास क्या है, राइट्स हैं कि ये क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या कोई कमिटीज़ हो, उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर बैठ सकते हैं, डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट राइट टू वोट। वोट नहीं होता है। सेम चीज़ें अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें तो मिनिस्टर्स राइट टू माइनॉरिटीज़ नहीं है, ये राइट टू मिनिस्टर है। मिनिस्टर के पास क्या राइट है कि वो किसी भी हाउसेस के अंदर बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, बट जिस हाउस के वो मेंबर हैं उसी हाउस में क्या करेंगे, वोट डालेंगे। लेट से कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वोट उसी हाउस में डालेगा, जबकि वो डिबेट डिस्कशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कर सकता है। सेम इसके लिए भी यही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर कोई मिनिस्टर है तो वो क्या करेगा, उसी हाउसेस के अंदर वोट डालेगा, बाकी डिबेट डिस्कशन तो किसी भी हाउस के अंदर वो कर सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं राइट ऑफ द मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम आज के लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। किस तरीके की प्रोसीजर फॉलो की जा सकती है और की जाती है नॉर्मली, जो सेंट्रल लेवल पे सेम हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलती है। फर्स्टली अगर हम बात करें कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसको कैसे पास किया जाएगा, तो याद रखना ऑर्डिनरी बिल जो है वो किस में ओरिजिन हो सकता है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो सकता है। जहाँ पे बाई कैमरल है वहाँ पे काउंसिल में भी हो सकता है, और यूनी कैमरल है वहाँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। तो ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकते हैं और कोई प्राइवेट मेंबर भी इसको प्रेजेंट कर सकता है। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मिनिस्टर अगर कोई बिल लेके आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोल सकते हैं, और नॉन मिनिस्टर का मतलब याद रखना वो रूलिंग पार्टी का एमपी या एमएलए भी हो सकता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर यानी कि प्राइवेट मेंबर जो हैं वो भी क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को प्रेजेंट कर सकता है। अगर ऑर्डिनरी बिल को पास होना है तो 3 स्टेजेस के अंदर उसे क्या होना होता है, पास होना होता है। क्या होता है वो 3 स्टेज तो होती है, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, देन सेकेंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होते हैं, विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। जो भी हैं मेंबर्स हैं या तो मिनिस्टर्स होंगे या तो प्राइवेट मेंबर होंगे, वो क्या करते हैं, बिल को फ्लोर ऑफ द हाउसेस पे रखते हैं, देन उसको पढ़ते हैं, समझाते हैं सभी को क्या है बिल, क्या क्या प्रोविज़न है, क्यों लाया गया है, वो सारी चीज़ें। फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। फिर सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होती है, डिबेट डिस्कशंस होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, फिर एडजर्न कर दिया जाता है। थर्ड रीडिंग के अंदर वोटिंग होती है और बिल को पास या फेल वो चीज़ें डिसीजन हो जाती है। फिर बिल जो है वो जाता है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस के अंदर भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर जो भी बिल लेके आए। सेकेंड के अंदर डिबेट डिस्कशन, थर्ड के अंदर वोटिंग होती है और बिल क्या होता है, पास होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए जब सेकेंड रीडिंग के अंदर बिल आता है तब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे सीधी सी बात है, फर्स्ट हाउस लेट से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पहला गया, पास हो गया, फिर आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब जाता है बिल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। ये 4 ऑप्शंस क्या होते हैं, पहली तो चीज़ है बिल जैसा आया है उसको क्या करो, पास कर दो एज इट इज़, कोई अमेंडमेंट करे बिना। दूसरा इनके पास क्या होते हैं ऑप्शंस कि वो पास कर सकती है बिल को विथ अमेंडमेंट, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए और रिटर्न किया और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस भेजा ये बिल, उन्हें एक्सेप्ट किया और बिल पास हो गया। तीसरा ऑप्शंस क्या होता है, वो रिजेक्ट भी कर सकती है बिल को, ऑल टुगेदर रिजेक्ट हो गया यानी कि ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, देखेंगे हम आगे, रिजेक्ट भी कर सकती है। और चौथा क्या कर सकती है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना रहे, यानी सस्पेंशन वीटो का यूज़ करे और उसके ऊपर कोई एक्शन ही रहा है, वो पेंडिंग ही रहे। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं सेकेंड हाउस के पास। बट याद रखना जब भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपैरिजन में कम होती है। ये क्या कर सकते हैं बिल को, पहली चीज़ या तो एसेंट देके पास कर दो यानी कि उसको पास कर दो, या तो अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट दो और अमेंडमेंट जो है असेंबली के पास जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट करे तो फिर वो पास कंसिडर कर लिया। या फिर याद रखना अगर पेंडिंग रखे ना तो 3 मंथ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ये 3 मंथ तक पेंडिंग रख सकते हैं बिल को। 3 मंथ तक पेंडिंग रखने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो क्या जाएगा अगर उन्होंने रिजेक्ट किया बिल तो 3 मंथ तक वो पड़ा रहेगा। 3 मंथ के बाद वो वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली वापस क्या करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेगी। इस बार उनके पास ओनली 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होता है कि विद इन द 1 मंथ उन्हें वो पास करना है। अगर वापस से 1 मंथ में बिल पास नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये बिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास
हो चुका है ऐसा कंसिडर कर लिया जाता है, फिर वो सीधा चला जाता है गवर्नर के पास। इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लिमिटेड पावर देखने को मिलती है इन द पासिंग ऑफ द ऑर्डिनरी बिल एज वेल एज द मनी बिल, हम लोग आगे देखेंगे। तो मैक्सिमम क्या कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 मंथ इनिशियली, देन सेकेंड टाइम आता है बिल वापस से रिटर्न होके तो 1 मंथ, यानी कि टोटल 4 मंथ तक लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बिल को डिले कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हमारे जॉइंट सिटिंग के प्रोविज़न है, वैसे स्टेट लेवल पे कोई भी जॉइंट सिटिंग के प्रोविज़न नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनरी बिल को भी 4 मंथ तक डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। इनिशियली 3 मंथ के लिए, देन लेटर ऑन 1 मंथ के लिए डिले किया जा सकता है। क्लियर है। बट अगर रिवर्स हो जाता है, लेट से पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल जाता है और वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ऑर्डिनरी बिल को पास कर देती है, फिर वो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो बिल वहीं पे एंड हो जाता है। समझ रहे हो। तो काउंसिल ने भले पास किया पर असेंबली ने रिजेक्ट किया तो बिल वहीं पे एंड हो जाएगा। और अगर असेंबली से काउंसिल के पास आता है तो ये वाली चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, याद रखना। इसके बाद बिल लेट से क्या हुआ, असेंबली से पास हुआ, काउंसिल के पास गया, काउंसिल से भी पास हो गया, उसके बाद आता है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास भी क्या होते हैं, अलग अलग 4 टाइप के अल्टरनेटिव्स होते हैं। पहली चीज़ तो बिल को अपने साइन करेंगे, एसेंट देंगे और बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, ऑफिशियल गजट के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ वो अपने जो साइन है वो विथहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि एसेंट नहीं दे। तीसरी चीज़ वो रिटर्न कर सकते हैं कंसिडरेशंस के लिए हाउसेस के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में वापस रिटर्न करके आप वापस से बिल को देखो कुछ चेंजेस है। चौथी और लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, सेंट्रल लेवल पे भी अवेलेबल नहीं है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास, अंडर आर्टिकल 200 भी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस हैं, याद रखना। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं किसके पास, गवर्नर के पास, जब उनके पास ये बिल आता है। सेकेंड चीज़, अगर क्या करते हैं, थर्ड टाइप की वीटो का यूज़ किया, यानी कि गवर्नर ने वापस क्या करा, बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, फिर असेंबली ने क्या किया, उसमें चेंजेस भी नहीं किए या चेंजेस कर दिए और बिल वापस आया सेम बिल गवर्नर के पास, तो इस बार गवर्नर को क्या करने होंगे, अपने एसेंट देने होंगे, ये कंपलसरी है, याद रखना। सेम प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा ही था। अगर एक बार कंसिडर होकर वापस बिल आ रहा है तो गवर्नर हैज़ टू साइन और हैज़ टू गिव द एसेंट टू द बिल। इसका मतलब गवर्नर जो है नॉट इंजॉय, इसका मतलब गवर्नर जो है वो खाली सस्पेंसिव वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो जो है वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं ऑल टुगेदर। उसको वापस से कंसिडर्स होके अगर बिल आता है तो उसके ऊपर उन्हें साइन करने ही होते हैं। एसेंट टू द प्रेसिडेंट की बात करें तो जब वो रिजर्व करते हैं बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं कंसिडरेशंस ऑफ द हाउसेज। साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन जाता है। रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए तो रिटर्न हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर अंदर असेंबली को क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। 6 मंथ के बाद अगर रिटर्न वापस प्रेसिडेंट के पास आता है वो बिल, चेंज होके या बिना चेंज किए, अमेंड किए या बिना अमेंड किए, तो याद रखना अब आगे क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी जैसे गवर्नर के पास एक बार रिटर्न होके बिल आया तो उन्हें एसेंट देना है, पर स्टेट का बिल अगर प्रेसिडेंट के पास रिटर्न होके आता है तो उनको क्या है, एसेंट देना है, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं। यानी कि वो अपने एसेंट को रोक भी सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्हें एसेंट देना ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ये भी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस बन सकता है। ऑलराइट, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग बात करेंगे मनी बिल और कुछ और भी टॉपिक्स हैं आपके छोटे मोटे, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए जो बिल रिजर्व कर लिया जाता है उसके क्या क्या प्रोविजन है, पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रिविलेजेस क्या होते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं छोटे मोटे 3-4 टॉपिक जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। बहुत सारी इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, तो प्लीज़ आप एक बार वापस से गो थ्रू होएगा इसको। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपको किसी भी इससे पहले के किसी भी चैप्टर्स में डाउट है तो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस लेक्चर को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।